की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। किसको मिलेगी राजधानी की कमान, कल आएगा दिल्ली चुनाव का फैसला, आप बीजेपी में कांटे की टक्कर। राहुल गांधी, संजय राउत, सुप्रिया सुले की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल का आरोप, महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों में हेराफेरी की गई। सीआई बोला लिखित में जवाब देंगे। कोलकाता रेप मर्डर के सीबीआई की फांसी की मांग वाली याचिका मंजूर। कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका खारिज की, राज्य को इसका अधिकार नहीं। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम से एक और मौत, मरने वालों की संख्या 6 हुई। कुल 173 मामले, 21 मरीज वेंटिलेटर पर, 55 आईसीयू में। महाकुंभ में फिर उमड़ी भीड़, 4 किलोमीटर लंबा जाम, अखाड़ों ने पैकिंग शुरू की। वीकेंड पर बढ़ेगी भीड़, जंक्शन पर वन वे सिस्टम लागू। एमपी राजस्थान में 36 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली, ठंड बढ़ी। तमिलनाडु के ऊटी में पारा शून्य के आसपास से, हिमाचल में बर्फबारी, 3 राज्यों में बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की गर्भाती सियासत के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोपों की झड़ी लगा दी। आरोप लगाया है कि भाजपा उनके उम्मीदवारों पर डोरे डाल रही है। अब तक उनके 16 उम्मीदवारों को भाजपा की तरफ से फोन किया जा चुका है। उन्हें लालच देकर भाजपा में शामिल करवाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीदवारों से कहा जा रहा है कि आप छोड़कर भाजपा में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और 15-15 करोड़ देंगे। सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने लिखा कि कुछ एजेंसी दिखा रही है कि भाजपा 55 से ज्यादा सीटें भाजपा की आ रही हैं। अगर ज्यादा सीटें आ रही हैं तो आप उम्मीदवारों को फोन करने की जरूरत क्या है? सभी सर्वे फर्जी हैं। इसके माध्यम से दिल्ली में माहौल बनाकर आपके उम्मीदवारों को साधने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद भाजपा ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर शिकायत की। एलजी ने आपके इन आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। एसीबी इस मामले की जांच में जुट गई है। एसीबी की एक टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और काफी देर बाहर खड़े रहने के बाद वापस लौट गई। इस बीच एसीबी की टीम ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को नोटिस जारी किया। नोटिस में पूछा गया कि किस किस को 15 करोड़ रुपए ऑफर मिला है, उनके नाम बताएं। केजरीवाल को 15 करोड़ के दावे पर एसीबी का नोटिस मिला। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने संभल के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय में जाने को कहा है। दरअसल याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल दिए अपने आदेश में बिना पूर्व नोटिस और सुनवाई का मौका दिए बगैर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि संभल में प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अदालत के आदेश की अवमानना की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर से तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अदालत के आदेश के बावजूद 10 से 11 जनवरी 2025 को संभल स्थित उसकी संपत्ति में बिना किसी पूर्व सूचना और उसका पक्ष सुने बगैर तोड़फोड़ की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह अदालत के बीते साल नवंबर में दिए गए आदेश की अवमानना है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। एम्स संघर्ष समिति मनेठी ने एक बार फिर रेवाड़ी के माजरा में देश के 22वें निर्माणाधीन एम्स में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के नाम ज्ञापन सौंपा। वहां ओपीडी व एमबीबीएस क्लासेस शुरू करवाने की पुरजोर मांग उठाई गई है ताकि इलाके के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका, आमजन को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। एम्स संघर्ष समिति के जिला प्रधान व अन्य सदस्यों ने कहा कि देश के निर्माणाधीन 11 एम्स में ओपीडी और एमबीबीएस की क्लासें चल रही हैं, तो रेवाड़ी से भेदभाव क्यों? उन्होंने कहा यदि जल्द ही इलाके की यह मांग मंजूर नहीं की गई तो इनका संघर्ष चंडीगढ़ की सड़कों तक जारी रहेगा। आज जो हमारा धरना है ये पहले से प्लान कर रखा है। हमने घोषणा की थी कि हम यदि जल्दी ही ओपीडी और एमबीबीएस क्लास शुरू नहीं की गई माजरा में एम्स में तो यहाँ 2 घंटे का सांकेतिक धरना देंगे। उसके बाद यदि जरूरत पड़ी तो चंडीगढ़ की सड़कों पर भी जुलूस निकालकर इसके मांग को रखेंगे। हमारी डिमांड है कि देश के 11 एम्स ऐसे हैं जो निर्माणाधीन है, जिस तरह माजरा एम्स निर्माणाधीन है, उनमें जब ओपीडी और एमबीबीएस क्लासेस चल सकती है तो माजरा में क्यों नहीं? हमारी डिमांड ये है। संघर्ष समिति का ये धरना है और हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि माजरा एम्स में ओपीडी और एमबीबीएस क्लासेस शुरू की जाए।
और ये मांग हमारी इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारा निर्माण कार्य हो चुका है और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो टोटल 22 एम्स हैं, वहाँ 12 एम्स में ओपीडी एमबीबीएस की क्लास पहले से शुरू हो रही हैं जो निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये माजरा एम्स के साथ क्यों भेदभाव है, इस मांग को लेकर के आज पूरे रेवाड़ी के जागरूक लोग धरना पर बैठे हुए हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज लखनऊ के हजरतगंज स्थित उद्यान भवन के मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की समीक्षा एवं रणनीति पर अफसरों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक मौजूद रहे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी नीति है और इस क्षेत्र में निवेश की अपार संभावना है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 35% तक अनुदान देने की डबल इंजन की सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि आबादी के हिसाब से इस क्षेत्र में रोजगार पैदा करना सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। मौर्य के मुताबिक 65,000 इकाइयां अभी तक स्थापित हुई हैं, जिसमें 2,55,000 लोगों को रोजगार मिला है। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई यूनिट लगाना चाहता है खाद्य प्रसंस्करण की, तो उसको 35% तक अनुदान देने की व्यवस्था है। वह इस योजना को लेकर के जब आगे बढ़ना चाहते, कई बार गांव में जो लोग होते हैं उनको कई प्रकार की जानकारी नहीं होती। इस समस्या का समाधान करने के लिए हम डीआरपी, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, इसकी तैनाती करने का काम कर रहे हैं। कई जिले अभी उससे वंचित थे, लेकिन अभी हम लोगों ने जो हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं, उसमें बहुत प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, सामान्य परिवारों, गरीब परिवारों से आती हैं, लेकिन उन लोगों ने बैंक सखी के रूप में, बीसी सखी के रूप में, विद्युत सखी के रूप में, सूर्य सखी के रूप में, सामुदायिक सखी के रूप में क्रांति की है। अनेक प्रकार के शानदार उत्पाद उन्होंने तैयार किया है, अच्छी आमदनी उन्होंने अर्जित करना शुरू किया है। तो उनमें से हम लोग डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का लक्ष्य है कि हर जनपद में 1,000 की संख्या में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हो। हमारा प्रयास है कि हम अगर आबादी में नंबर 1 हैं, तो हम इकाइयां भी इतनी लगाएं कि देश में नंबर 1 का स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो। यद्यपि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो 98% है ना, हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो 98% का है। 100 में से 98 लाने वाला वो बड़ी बात है, लेकिन हम अभी भी इससे संतुष्ट नहीं। अभी हम इससे और आगे बढ़ना चाहते हैं और अच्छे परिणाम देना चाहते हैं। और हमारे जितने भी विभाग के, चाहे हमारे एसीएस हों, चाहे हमारे डायरेक्टर हों, चाहे हमारे सारे डीएचओ हों, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी हों, सब लोग मिलकर के इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और मैंने भी तय किया है कि अभी एक कैलेंडर बनाएंगे, हर 1 महीने या 2 महीने में इस प्रकार से हम लोग बैठक करेंगे और बैंकों के माध्यम से, कई बार कई प्रपोजल बैंक में जाते हैं और जब बैंक उनको किसी कारण से स्वीकृति नहीं प्रदान करता है तो यूनिट की स्थापना में विलम्ब होता है, तो हम बैंकों की स्टेट बैंकिंग कमेटी जो होती है उसके साथ भी बैठने का काम करेंगे और इस जो भी समस्या आती है वन विंडो सिस्टम एक तरह से बना करके उसका समाधान करेंगे। योजनाओं के प्रचार प्रसार की कमी है, उसके लिए ब्लॉक हो, तहसील हो, कोई सार्वजनिक स्थल हो, वहाँ पर होर्डिंग लगवाना या दीवार लेखन करवाना, यह भी काम करने का आज हमने निर्देश दिया है। और हमें विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में रोजगार के सर्वाधिक अवसर पैदा करने का जो हम लोगों का भाव है उसमें हम लोग सफल होंगे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर गाजियाबाद से है, जहां आरडीसी पहुंचे मशहूर यूट्यूबर गोल्डन बंधु, जो मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी हैं, जो सलमान खान के मशहूर बिग बॉस शो के कपिल शर्मा के शो में भी हिस्सा ले चुके हैं। उनके यूट्यूब पर मिलियन फॉलोवर हैं, जो लगभग 15 किलो सोना हमेशा पहनते हैं। इनके गले में मोटी बदलाव की तरह सोने की चेन के अलावा जिस वाहन से चलते हैं वह भी गोल्डन कलर का है। निजी दौरे पर पहुंचे।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर झांसी से है, जहां नवाबाद थाना क्षेत्र के बीकेडी में 19 फरवरी सन 2021 को छात्र मंथन सिंह सेगर ने डबल मर्डर को अंजाम दिया था। एक तरफा मोहब्बत में मंथन सिंह सेगर ने हुक्मेंद्र सिंह और कृतिका त्रिवेदी की हत्या कर दी थी। मंथन सेगर को शक था कि कृतिका हुक्मेंद्र के साथ बातचीत करती है। इसके लिए कई बार मंथन ने कृतिका को मना भी किया। बाद में 19 फरवरी 2021 को बुंदेलखंड महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हुक्मेंद्र सिंह को मंथन सिंह सेगर ने गोली मार दी थी और बाद में कृतिका त्रिवेदी को उसके घर जाकर गोली मार दी थी। इसके बाद पुलिस ने मंथन सिंह को गिरफ्तार किया। गवाहों ने अपने बयान दिए। इसके बाद झांसी कोर्ट से मंथन सिंह सेगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से मृदुल कांत श्रीवास्तव ने पैरवी की। परीक्षण के दौरान कोर्ट ने ये माना कि नहीं, ये जघन्य प्रकृति का अपराध है, उसको आजीवन कारावास से दंडित किया आज और 5 लाख रुपए के जुर्माना से भी दंडित किया। इस पूरे प्रकरण में हमारी अभियोजन टीम के सदस्यों में हमारे सहायक जो है रवि प्रकाश गोस्वामी, देवेंद्र पांचाल और तेज सिंह गौड़ ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेकर एक टीम वर्क के साथ इस पूरे प्रकरण को हम लोगों ने अंजाम तक पहुंचाया। और पीड़ित पक्ष जो उसके चाचा थे उन्होंने अच्छी पैरवी करी, मृतका के पिता उन्होंने अच्छी से पैरवी करके और पूरा जो है अभियोजन टीम के साथ में पूरा सहयोग किया। इन लोगों को आज वास्तव में दोनों परिवारों को आज मैं न्याय दिलाने में सक्षम रह पाया हूँ और इन लोगों को न्याय दिला पाया हूँ। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी भोपुरा मार्ग पर विद्युत कर्मचारी के 100 को रखकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताया है। प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी गाजियाबाद और विद्युत विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि लोनी क्षेत्र में लगातार विद्युत कर्मचारियों के साथ हादसे हो रहे हैं, लेकिन विभाग किसी ठोस कार्रवाई से बचता आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 4 थानों की टीम भेजी, जिसमें अपर सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर बिहार भी मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश करती रही, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग द्वारा उचित उपाय न अपनाए जाने के कारण कर्मचारियों की जान जोखिम में रहती है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर में आज दिव्यांगजनों के बाधा रहित आवागमन की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए S2SS ऐप जारी किया गया। ये ऐप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया। इस ऐप के माध्यम से दिव्यांगजन रैंप, सुलभ शौचालय, पार्किंग जैसी सुविधाओं की शिकायतें कर सकते हैं और सरकार संबंधित संस्थानों में इन सुविधाओं की व्यवस्था करेगी। इस ऐप के समर्थन में आज एक रैली का आयोजन किया गया, जो कारगिल पार्क से लेकर मेट्रो स्टेशन मोती झील तक निकाली गई। रैली को पीडी DRDA पीएन दीक्षित ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग के अधिकारी राकेश कुमार, विनय उत्तम और विकलांग एसोसिएशन के सदस्य सहित कई अन्य लोग शामिल हुए। की संबंध में हम लोग रैली निकाल रहे हैं। ये भारत सरकार का प्रायोजित कार्यक्रम है और भारत सरकार से माननीय मंत्री जी, भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, वो दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश के 8 जो बड़े जिले हैं, लखनऊ है, कानपुर है, अयोध्या है, इलाहाबाद है, बनारस है, इस पर भी यही यात्रा 2025 हम लोग जिलों में निकाल रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर हम आज जो यस टू एक्सेस टू ऑल, ये जो ऐप यहाँ लॉन्च हो रहा है भारत सरकार द्वारा, उसी के क्रम में देश के 100 जनपदों में ये आज रैली का आयोजन किया जा रहा है। और सामने हमारा मेट्रो स्टेशन है, इसमें हम दिव्यांग भाईजनों के साथ वहाँ पर जाकर, जो लखनऊ की हमारी टीम आई है, उसके साथ उसका ऑडिट भी करेंगे कि क्या ये सुगम में भारत की जो हमारी यात्रा है, उसमें जो मेट्रो एक पड़ाव है, उस पड़ाव पर जो व्यक्ति पहुंचेगा और किसी भी कारण से अगर यह दिव्यांग है तो उसके आवागमन में वो सुगम है अथवा नहीं, तो इसका एक ये करेंगे। और अगर हम पहले की बात देखें तो सर्वे भवन्ति सुखना,
सर्वे बंतु निरामया। इसी की परिकल्पना के आधार पर हम जो हमारे दिव्यांग साथी हैं समाज के, उन सब के लिए, चाहे सरकारी संगठन हो चाहे गैर सरकारी संगठन हो, सबको मिलकर काम करने की प्रेरणा देने के लिए आज इस रैली का आयोजन हो रहा है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बाराबंकी जिले के सफदरगंज थाना क्षेत्र स्थित लखनऊ अयोध्या हाईवे के किनारे लक्ष्मण बजहा से रायपुर जाने वाले मार्ग पर शुक्रवार सुबह एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में हत्या की खबर से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान लक्ष्मण बजहा गांव निवासी शिवमंगल चौहान के रूप में हुई है, जो अपनी निजी मार्केट में रह रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की जांच की, जिसमें मृतक के पेट, गले और हाथों पर चोट के निशान पाए गए। हत्या की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फोन किया तो हम नहीं जाने पाए। आप कहाँ थी जब घटना हुई? में डेरा साली में। वो कहाँ रहते थे? जिनकी डेथ हुई है वो कहाँ रहते थे? यहीं पे रहते थे। आप उनके साथ में नहीं रहती थी क्या? नहीं, हम अपने मायके में रहे। काफी समय से मायके में रहते थे? इसका क्या 8 दिन है। अच्छा, पारिवारिक कोई कला ऐसा तो नहीं थी कि जिससे ऐसी कोई अंजाम देने की, वो सुसाइड से संबंधित कोई ऐसा तो नहीं था? ऐसा हम नहीं जानते, हम बाबूजी बाहर रहे। किसी से गांव में किसी से पुरानी कोई रंजिश तो नहीं थी? हम नहीं जाने थे, लड़ाई झगड़ा तो सबसे रोज होते हैं। वो लड़का जिसकी डेथ हुई है, लड़का भैया लक्ष्मण बजहा गाँव है, और लक्ष्मण में हम रहे थे अखाड़ से यहाँ रह लागे, यहाँ सबसे यहाँ रहा था, बीच जार रहा मेरे लगे। ये कौन सी जगह है? ये गांव का क्या नाम है? बजहा चौराहा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अलीगढ़ के थाना पिसावा क्षेत्र के गांव शाहपुर में ग्रामीणों के आपको बता दें, उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला की लाश ग्रामीणों को खेतों में पड़ी मिली। सरसों के खेत में महिला की लाश पड़ी होने की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से मृतक महिला की पहचान कराने के बाद लाश को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। ये थाना पिसावा जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना पिसावा के गांव शाहपुर के एक खेत में अनीता नाम की एक महिला, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष, मृत अवस्था में उसका शव आज सुबह प्राप्त हुआ है। उक्त सूचना थाना पिसावा की पुलिस द्वारा तत्काल अटेंड किया गया। उक्त सूचना से संबंधित सभी पहलुओं की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर के अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर रामपुर से है, जहां हर्ष फायरिंग करते वक्त एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसका पुलिस ने संज्ञान लिया और इस मामले पर एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह वीडियो थाना पटवाई क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर बंदूक से फायर करता नजर आ रहा है। इलाके में हर्ष फायरिंग को लेकर सख्त कानून बने हैं, जिससे लोग हर्ष फायरिंग ना कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कानून की अवहेलना करते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। उसका अंजाम उन्हें भुगतना ही पड़ता है। कासगंज जिले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, गंज गुड़गुड़द्वारा क्षेत्र के गांव पचपोखरा में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने इस फैक्ट्री के संचालन में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचे, 312 बोर, एक तमंचा 15 बोर, आपको बता दें 12 बोर, 2 अधवने तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और 12 बोर और शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। इसके अलावा 14,000 रुपये की नकदी भी पुलिस ने आरोपियों से बरामद की है। देखिए, थाना गंज डुंडवारा में स्थानीय पुलिस, एसओजी और सर्विलांस के माध्यम से एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री बस्ट की गई है, जिसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, गुलाम और जमील। ये दोनों थाना गंज डुंडवारा में रह रहे थे। इन दोनों के पास से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने का सामान
और लगभग तीन बने हुए तमंचे और 2 अधबने तमंचे और काफी भारी मात्रा में खाली कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसमें आगे भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि किन लोगों को इन्होंने ये बने हुए तमंचे बेचे थे। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का खबर जालौन से है, जहां बुंदेलखंड फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने को लेकर बॉलीवुड एवं बुंदेलखंड के सुपरस्टार कहलाए जाने वाले फिल्म अभिनेता शकील बुंदेली ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आज उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि पहले की अपेक्षा आज की फिल्में ज़्यादा फास्ट हैं। साथ ही बताया कि क्षेत्रीय भाषा पर फिल्में अधिक बन रही हैं। हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड में भी फिल्म इंडस्ट्री स्थापित हो ताकि यहाँ के जो कलाकार हैं उनको काम करने का मौका मिले और रोजगार भी मिल सके। क्या कुछ कहा उन्होंने, दिखाते हैं आपको। कहाँ से प्रेरणा मिली फिल्म? मैं जब पढ़ा करता था स्वागत है। तो शकील जी, आप कैसे शुरुआत करी और कहाँ से प्रेरणा मिली फिल्म लाइन में? मैं जब पढ़ा करता था स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, तो अशोक कुमार की भूल का फूल फड़ा जब छोटी सी फिल्में बनती थी उस जमाने में, तो मैं देखता था, मैं सोचता था कि मैं भी एक्टर बनूंगा। तो ये प्रेरणा वहाँ से मिली। फिर मैं काफी दिनों में जो बड़ा हो गया थोड़ा सा 1968 में फिर मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे में मैंने बहुत संघर्ष किया और मैं फिल्मों में छोड़ा रहा। काफी हमें फिल्मों में छोटे छोटे काम मिले, वो मैं आपको क्या बताऊँ, संघर्ष की लाइन थी वो उस जमाने में। और मैंने अमिताभ बच्चन के साथ ही एक रोल किया था मुर्गा मुर्गी के दीवाने में, जहाँ से मुर्गी फेंकते हैं अमिताभ जी। मैं उनके रुक करेंगे अगली अहम खबर का खबर जालौन से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने एकत्र होकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ही कड़ी निंदा व्यक्त की है। आपको बता दें कि गांधी चबूतरा पर कांग्रेसियों ने डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद के नारे के साथ धरना प्रदर्शन कर, जिसमें कांग्रेस नगर अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए सहमति जाहिर की थी। उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से बेइज्जत करके वापस भेजा है, जिसको हम कांग्रेसी केंद्र सरकार को दोषी मानते हैं। नरेंद्र मोदी से तत्काल इस्तीफा मांगते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो डोनाल्ड ट्रंप के अति नज़दीकी माने जाते हैं, उनका जरा भी ख्याल नहीं किया, बल्कि अमेरिका की पत्रिका फोर्ब्स में सबसे शक्तिशाली 10 देश की सूची से भी भारत का नाम हटा दिया गया है। इससे भारत की विदेश नीति को भारी झटका लगा है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से जंजीरों में जकड़कर भारत भेज रहे हैं, ये शर्मनाक बात है। प्रवासी भारतीय जो अमेरिका में थे, उनका ट्रंप सरकार ने अपमान ही नहीं किया, बल्कि बुरी तरीके से अपमान किया है। उनके हाथ में हथकड़ियां और पैर में जंजीरें बांधकर जिस तरीके से भारत में भेजा है, 48 से ज्यादा घंटे वो लोग हाथ में हथकड़ियां लिए, पैर में बेड़ियां लिए, एक अपराधी की तरह सफर करते रहे और केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से खामोश रही। बल्कि जो विदेश मंत्री हैं, आज उन्होंने इतना शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका की एक रस्म है कि वहां पर हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर लोगों को भेजा जाता है। रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। सफेद दूध के नाम पर कहीं आप पाउडर वाला जहरीला दूध तो नहीं पी रहे हैं? सेहत बनाने वाला दूध कहीं आपकी और आपके बच्चों की सेहत तो नहीं बिगाड़ रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि सफेद दूध का नकली कारोबार प्रदेश में लगातार फल फूल रहा है। जिस दूध को पीकर शरीर तंदुरुस्त और मजबूत होता है, दरअसल वही दूध आपके शरीर को बीमारियां बांट रहा है। बुलंदशहर से आई तस्वीरें तो इसी ओर इशारा करती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हम सभी लोग रोजाना दूध पीते हैं ताकि शरीर को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन B12 और फास्फोरस जैसे पोषण तत्व मिल सके। पर जो दूध आप पी रहे हैं, क्या वो ठीक है? ये हमें और आपको तो पता ही नहीं होता।
क्योंकि हम बड़े ब्रांड्स पर भरोसा कर लेते हैं और यही सोचते हैं कि ये जिस ब्रांड का दूध हम ले रहे हैं वो असली और बढ़िया क्वालिटी का है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। दिल्ली से सटे बुलंदशहर में एक नामी कंपनी के दूध को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिसे जानकर आप सत्ते में आ जाएंगे, खासकर वो लोग जो इस कंपनी का दूध पीते हैं। ब्रांड दूध केमिकल से बनाया जा रहा था, जिसके मिल्क कलेक्शन सेंटर पर खाद्य विभाग की टीम ने जब छापा मारा खुलासा हुआ। दरअसल यूपी के बुलंदशहर में थाना खानपुर क्षेत्र के गुरावाली स्थित पराग मिल्क कलेक्शन सेंटर पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारते हुए केमिकल से बनाया जा रहा सिंथेटिक दूध पकड़ा। खाद्य विभाग की टीम ने डेयरी के कलेक्शन सेंटर पर सिंथेटिक दूध बनाते हुए एक युवक को भी रंगे हाथ पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक टेस्टिंग के पराग भी कलेक्शन सेंटर से सिंथेटिक दूध को खरीद रहा था। देखिए, हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि ये नकली दूध बनाने का काम चल रहा है इस गांव में, तो हमारे द्वारा पुलिस बल के साथ इस गांव में रेड की गई। इसके यहाँ जो पराग डेयरी है उसका एक कलेक्शन सेंटर था। इसी सेंटर की आड़ में ये अपना घर में नकली दूध बना के उसी दूध में मिला के बेच रहा था। हम लोगों ने यहाँ से मौके से वे पाउडर और सॉर्बिटॉल बरामद किया है। साथ में 100 लीटर से ज्यादा जो मौके पे दूध था उसमें भी इसके द्वारा बताया गया कि कुछ नकली दूध बना के इसने उसमें मिला दिया है, तो उसको हमने मौके पर नष्ट करा। सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और इन सबको लैब भेज रहे हैं। लगातार आपके द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई, आगे किस तरीके की कार्रवाई जारी है? देखिए, हम अलग अलग जगह से डाटा कलेक्ट करके या अलग सोर्सों से पता करके ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं लगातार, और प्रयास ये है कि कहीं भी नकली दूध ना बने ना ही बिके। सोर्बिटोल से सिंथेटिक दूध को बनाया जा रहा था। पराग के कलेक्शन सेंटर पर रजिस्टर में 65 लीटर दूध दर्शाया गया था, जबकि मौके से 125 लीटर दूध बरामद किया गया। कलेक्शन सेंटर से पाउडर सोरिबोटोल भी बरामद किया गया। हालांकि इसके पहले भी तमाम नामचीन कंपनियों के सिंथेटिक दूध, पनीर, घी, मावा पर खाद्य विभाग की टीम छापा मारकर कार्रवाई कर चुकी है, जबकि लगातार खाद्य विभाग की टीम नकली दूध, पनीर, घी के नमूने ले रही है। कई हजार क्विंटल नकली दूध, पनीर, मावा दिल्ली सहित एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता है। हम लोगों ने यहाँ से मौके से वे पाउडर और सॉर्बिटॉल बरामद किया है। साथ में 100 लीटर से ज्यादा जो मौके पे दूध था उसमें भी इसके द्वारा बताया गया कि कुछ नकली दूध बना के इसने उसमें मिला दिया है, तो उसको हमने मौके पे नष्ट करा। सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और इन सबको लैब भेज रहे हैं। पहले भी करोड़ों रुपए का सिंथेटिक दूध, पनीर भी मावा को जब्त कर नष्ट कराया गया था। खाद्य विभाग अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि पराग डेयरी के कलेक्शन सेंटर से नकली दूध बरामद हुआ है, जबकि इसमें अन्य भी खामियां पाई गई हैं। फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हम अलग अलग जगह से डाटा कलेक्ट करके या अलग सोर्सों से पता करके ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं लगातार, और प्रयास ये है कि कहीं भी नकली दूध ना बने ना ही बिके। दरअसल बुलंदशहर में नकली दूध के खेल का ये कोई पहला मामला नहीं है। अक्टूबर 2024 में भी गुलावटी थाना क्षेत्र के पोटा खुशहालपुर गांव में एक चिलिंग प्लांट की आड़ में बड़े पैमाने पर मिलावटी दूध बनाने के खेल का खुलासा हुआ था। सफेद जहर आसपास के क्षेत्र समेत एनसीआर में सप्लाई किया जा रहा था। सवाल है, आखिर सफेद दूध का काला कारोबार कब बंद होगा? दूध के नाम पर जहर बेचने वालों का शिकंजा कब कसेगा? सफेद दूध का काला कारोबार सिर्फ बुलंदशहर तक सीमित नहीं। ऐसे में सवाल सिस्टम पर भी है कि बाजार में नकली दूध धल्ले से बन और बिक रहा है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, पर सिस्टम के हाथ सिर्फ चंद सेंटरों तक पहुंच रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। रुक करेंगे अगली अहम खबर उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। विधानसभा का बजट सत्र 18 से 24 फरवरी तक आयोजित
जा रहा है। बजट सत्र से पहले भूकानून और मूल निवास को लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल उठाने लगी हैं। लंबे समय से इन मांगों को लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक सशक्त भूकानून और मूल निवास के मुद्दे पर सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई है। माना जा रहा है इसी माह आयोजित होने जा रहे बजट सत्र में इन मुद्दों को लेकर हंगामा होगा। दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही भू कानून को इस बजट सत्र में लाने की बात कहते नजर आए हैं। शासन स्तर से इसे लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति की अगर प्रदेश में 250 वर्ग से अधिक भूमि है तो उसकी जांच की जाए। नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक होकर बने उत्तराखंड राज्य के कई कानून यूपी की नियमावली के हिसाब से ही लागू हैं। लंबे समय से राजनीतिक पार्टियां मूल निवास और भू कानून को लेकर सरकार से मांग कर रही हैं। प्रदेश की बजाय दूसरे राज्यों के कई लोग औने पौने दामों पर उत्तराखंड में जमीनें खरीद रहे हैं। हालांकि प्रदेश के मुख्य सचिव ने ऐसे मामलों की जांच के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं और 250 वर्ग से अधिक भूमि खरीदने वाले बाहरी राज्यों के लोगों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी मामले में जांच पूरी नहीं हुई है। अब विपक्ष इस बजट सत्र में मूल निवास और भू कानून को प्रदेश में लागू करने की मांग उठा रहा है। मूल निवास की अवधि 1950 से लागू करने की मांग की जा रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि धामी सरकार भू कानून में कई संशोधन कर रही है। जल्द ही राज्य में सशक्त भू कानून लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में भू कानून लागू करने के लिए समय समय पर कह चुके हैं। इस बार बजट सत्र में भू कानून बनाने की दिशा में नया कदम सरकार उठा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार कह चुके हैं कि प्रदेश में जिस उपयोग के लिए जमीन ली गई है उसका वही प्रयोग किया जाए। लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून की आवश्यकता और जरूरत लगातार इस पर चर्चा होती रही है और पिछले साल मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में जब ये दायित्व मुझे मिला, जिम्मेदारी मिली, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग, अनेकों संगठनों के लोग जो उत्तराखंड के बारे में चिंता करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक भू कानून होना चाहिए। उसको लेकर हमने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने कल ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं और हमारा मानना है कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी यहाँ पर ज़मीनों का दुरुपयोग हुआ है, मिसयूज हुआ है, वो मिसयूज न हो। किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड की जो हमारी ज़मीनें हैं उन जमीनों को खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। किए गए किसी वादे पर वो खड़े नहीं उतरे। इनके मैनिफेस्टो को आप उठाकर देखिए। 2017 का मैनिफेस्टो कहता है कि प्रदेश के अंदर लोकायुक्त का गठन होगा। इनकी सरकार को 7.5-8 साल होने जा रहे हैं। कहाँ है लोकायुक्त? इन्होंने कहा था कि बैकलॉग सारी भर्तियां भरी जाएंगी। क्या भर दी गई सारी बैकलॉग की भर्तियां? उल्टा भर्ती घोटाले हमारे गले पड़ गए। तो कहीं ना कहीं भू कानून को लेकर धामी जी जो कह रहे हैं उन पर खरे उतरे, उस पर ही से कुछ टिप्पणी की जाएगी। और धामी जी से निवेदन है कि ऐसा भू कानून बनाइएगा कि उसमें फेरबदल की कोई गुंजाइश न रहे। और तो और जो खंडूरी जी का भू कानून था या हमारे स्वर्गीय पंडित नारायण तिवारी जी का भू कानून था। वायदा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ ग्रहण से पहले भी लिया था और शपथ ग्रहण के बाद भी लिया था। उस पर वो लगातार कार्यवाही करते नजर आ रहे हैं। चाहे धर्मांतरण कानून हो, चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे महिलाओं को 36 आरक्षण देने वाला कानून, चाहे यूसीसी लागू वाले बात हो, सहकारिता विभाग में महिलाओं को आरक्षण देने वाली बात हो। उसी प्रकार से भू कानून की भी जो बात कही थी उसमें काफी ज्यादा संशोधन भी किया गया है और भू कानून को की प्रक्रियाओं को इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पर जमीन नहीं ले सकता है। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन कांग्रेस हो या भाजपा की तमाम सरकारों ने अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। 13 जिलों में छोटे प्रदेश उत्तराखंड में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े स्तर पर जमीनें खरीदी हैं। कई लोग कृषि भूमि खरीदकर उनके व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी अभी तक कोई ऐसा भू कानून पास नहीं किया है, लेकिन शासन स्तर से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जांच करने के आदेश दिए हैं। वहीं मूल निवास के मुद्दों पर अभी तक सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है। इसके अलावा प्रदेश में एक और यूसीसी कानून जरूर
लागू किया गया है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी कानून सशक्त कानून की मांग को लेकर धरना यहाँ दे रहे हैं और हमारी मांग है कि हमारे सशक्त 1950 सशक्त कानून की जो हमारी डिमांड थी उसको दी जाए। हमें हमारे उत्तराखंडियों की जो एक मांग है सशक्त कानून ये लागू कर दिया जाए और जिन्होंने यहाँ पे 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा भूमि खरीदी है उन पे मुकदमे दर्ज किए जाए और उन पे ठोस कार्रवाई किए जाए और जो इसमें लिप्त हैं चाहे शासन सत्ताधारी लीडर हो चाहे आम ऐसे बड़े व्यवसायी हो उन पे भी कार्रवाई की जाए। हमारी इस मांग को लेकर हम यहाँ पे हैं कि हमें सशक्त कानून चाहिए। ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 उत्तराखंड क्रांति दल का ये जन मुद्दा रहा है। जब से ये खड़ी हुई है तब से ये मुद्दा था। अब रही धामी सरकार ने ये आश्वासन पिछले कई हमारे आंदोलन के बाद दिया था कि हम अगले बजट सत्र में इसकी चर्चा करेंगे और इसको लागू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये धामी सरकार का जुमला लगता है क्योंकि आपको जैसे बता दें कि यूसीसी में क्लियर प्रावधान है कि वो किसी भी तरह से मूल निवास भू कानून को किस तरह लागू हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ये एक छलवा मात्र है। उत्तराखंड की जनता को एक भटकाने वाली बात है कि दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती हैं। या तो मूल निवासी भू कानून लागू होगा या फिर सशक्त इन्होंने जो यूसीसी कानून बनाया उसी को लागू करेंगे। 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे उत्तराखंड राज्य में भू कानून और मूल निवास की कट ऑफ डेट 1950 से लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। राज्य के कुछ इलाकों में बढ़ रही जनसंख्या भी कहीं न कहीं सरकार की चिंता बढ़ा रही है। वहीं अब देखना होगा कि सरकार 18 फरवरी से होने जा रहे बजट सत्र में किन दोनों मुद्दों को लेकर किस तरह अपना पक्ष रखती है। अगर प्रदेश में भू कानून पास हुआ और मूल निवास की कट ऑफ डेट 1950 होती है तो ये प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ा फैसला होगा। देखना होगा कि प्रदेश की धामी सरकार भू कानून और मूल निवास पर क्या फैसला विधानसभा सत्र में लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। 15 वर्षों से नैनीताल जू की शान बढ़ा रही बाघिन रानी अब नहीं रही है। आपको बता दें 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के चलते बुढ़ापे में रानी की चिड़ियाघर में मौत हो गई। जू प्रबंधन की ओर से पोस्टमार्टम कर पूरे सम्मान के साथ रानी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि नैनीताल जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान में वर्तमान में 4 बाघ मौजूद थे, जिसमें जू की सबसे उम्रदराज बाघिन रानी लोगों के आकर्षण का केंद्र थी। यही नहीं, 15 वर्षों से जू में रह रही रानी जू के स्टाफ को भी भली बात पहचानती थी। लगभग 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी रानी इन दिनों कमजोर हो चली थी। रानी की उम्र बढ़ने के साथ नजर व दांत कमजोर होने लगे थे, जिसके चलते विभाग रानी की खूब देखभाल कर रहा था। उम्र के आखिरी पड़ाव में आखिरकार रानी ने बुधवार शाम को जू में ही दम तोड़ दिया। रामनगर क्षेत्र से बिजरानी जोन से सन 2008 में आई थी। रेस्क्यू होकर के 8 में यहाँ पहुँची थी। उसके बाद इसने जो है बड़ा अच्छा इसका हो रहा रिस्पॉन्स रहा। इसलिए बहुत कीपर लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसका नेचर था और इसकी डेथ जो है परसों हो गई थी। आज इसका निदेशक महोदय के निर्देशानुसार आज इसका जो है पूर्ण उसके सम्मान के साथ और पूरे गाइडलाइन के साथ इसका जो है दाह संस्कार कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में आज रुड़की की नवनिर्वाचित भाजपा की मेयर अनीता देवी अग्रवाल समेत 40 पार्षदों ने गोपनीयता की शपथ ली है। रुड़की मेयर अनीता अग्रवाल को जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह ने शपथ दिलाई। रुड़की मेयर ने शपथ के बाद कहा कि चुनाव के वक्त जनता से जो वादे रुड़की के विकास के लिए किए गए थे उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा और उनकी प्राथमिकता रुड़की का विकास करने की रहेगी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद रुड़की मेयर ने नगर निगम में अपने कार्यालय में हवन के बाद कार्यभार संभाला। रुड़की नगर निगम का निर्वाचन जो हुआ था उसमें श्रीमती अनीता देवी अग्रवाल जी निर्वाचित हुई थी नगर प्रमुख पद के लिए। तो आज उनका शपथ ग्रहण समारोह और नगर निगम की प्रथम बैठक थी, उसमें उनको शपथ दिलाई गई है। इसके बाद नगर प्रमुख के द्वारा बाकी पार्षदों को भी शपथ दिलाई जाएगी। आज से कार्यकारिणी विधिवत कार्य करना शुरू कर देगी। रुड़की के इतिहास में एक युग परिवर्तन हुआ है, एक नए युग की शुरुआत आज हुई है। हमारी मेयर अनीता अग्रवाल जी बनी है, भारतीय जनता पार्टी की मेयर बनी है, पार्षद बने हैं, एक नई छोटी सरकार बनी है। अब लोग बहुमत का स्वाद चखेंगे और रुड़की में विकास करने देखेंगे। जिस प्रकार रुड़की में काम होंगे सभी जनता देखेगी उसको कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रोड मैप है, क्या विजन है काम करने का। और एक बदलाव आपको रुड़की शहर में कल से ही नजर आएगा।
तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैम आज शपथ लिए कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद मिला है। तो आज मैं नगर निगम में बैठने जा रही हूँ। बिल्कुल 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 पूरे होंगे, पूरी लिस्ट है, पूरी सब 5 साल में पूरे होंगे। अगली खबर विकासनगर से है, जहां लोकतंत्र का उत्सव देखने को मिला है जब नवनिर्वाचित अध्यक्ष धीरज बाबू नौटियाल अपने सभासदों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व विधायक नवप्रभात और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह शामिल हुए। इस मौके पर अपने विचार व्यक्त करते हुए वक्ताओं ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सदस्यों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने विकासनगर को एक आदर्श नगर बनाने के संकल्प को दोहराया। शपथ ग्रहण के बाद नगर की जनता और समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। समारोह में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और समाजसेवी स्थानीय लोग मौजूद रहे। नगर निगम के चुनाव संपन्न होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए गए हैं और विकासनगर में भी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुझे भी इसमें शिरकत करने का अवसर मिला है। मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को, तमाम सभासदगणों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहे, वो विकासनगर को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें, इसके लिए कृत संकल्प रहें, ये मैं इनसे अपेक्षा करता हूँ। विकासनगर की जनता ने मेरे ऊपर बहुत भरोसा जताया है और जो प्राथमिकता की बात है, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बहुत रुक करेंगे अगली अहम खबर का। नैनीताल नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल को संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर नगर के सभी 15 वार्डों के सभासदों को भी अध्यक्छ ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल की प्रमुख प्राथमिकताएं क्षेत्र में नालों नालियों की सफाई, सौंदर्यीकरण, आधुनिक कूड़ा निस्तारण संयंत्र की स्थापना, मल्टीपर्पज पार्किंग और सार्वजनिक शौचालय की स्थापना जैसी योजनाएं प्राथमिकता के तौर पर रहेंगी। प्राथमिकता सबसे तो सफाई की प्राथमिकता है। उसके बाद जो सफाई कर्मी है उनकी तनख्वाह नहीं मिलती है समय पे, उनकी तनख्वाह की व्यवस्था करनी है, यही प्राथमिकता। समस्याएं हल होंगी, धीरे धीरे हल होंगी। अभी मैं पहले समझना चाहती हूँ नगर पालिका में जाके थोड़ा, उसके बाद सब समस्याएं हल होंगी। जितना मेरे से हो सकेगा उतना करूँगी। अगली खबर गदरपुर से है, जहां रीढ़ केंद्रीय वन विभाग रुद्रपुर के टांडा रेंज के वन क्षेत्र में अधिकारी रूप नारायण गौतम ने मुखबिर की सूचना पर गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्र से खैर की तस्करी कर ले जा रहे लकड़ी माफियाओं को दबोच लिया। आपको बता दें कि गदरपुर क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा होने के कारण आए दिन लकड़ी तस्कर उत्तराखंड के जंगलों से लकड़ी तस्करी कर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों में ले जाते हैं। रात्रि गश्त के दौरान वन विभाग की टीम ने 5 लाख की खैर की बेशकीमती लकड़ी सहित 3 वाहन सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया। कि भारी पड़ रहे हैं, बिल्कुल मैं नहीं मानता। मैं अपने को भारी समझता हूँ अपराधियों पर। और अगर मैं इस परिप्रेक्ष्य में आपको बताऊं तो ये इस साल लगभग 30 वाहनों को मैंने सीज किया है, 4 व्हीलर है और बाइकों की कोई संख्या नहीं है। हाँ, अब घटना के बारे में बताऊंगा आपको तो 4 तारीख की रात्रि पुलिस के सहयोग से हमारे द्वारा ये गदरपुर क्षेत्र से 2 वाहन सीज किए गए हैं, जिसमें एक कैंटर है और एक पिकअप है। एक चालक मौके से मिला है जिसको माननीय न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया गया। उन दोनों वाहनों से 181 नग खैर के बरामद हुए थे, जो विभाग की अपेक्षा में ले गए और दोनों वाहनों को सीज कर रेंज कार्यालय टांडा में रखा गया है। और कल रात की जो घटना है, ये मैं गश्त में था तो मुखबिर द्वारा बताया गया कि ये विक्रमपुर है, उस क्षेत्र में एक खैर की गाड़ी है जो खैर लेके जा रही है। रुक करेंगे अगली हम खबर का। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र अंतर्गत गांव से एनडीपीएस एक्ट के तहत ग्रामीणों की गिरफ्तारियां जारी हैं। ग्रामीण युवा गिरफ्तारियों के बाद बुजुर्ग ग्रामीणों को अवैध चरस के साथ लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में कपकोट पुलिस ने एसओजी और ग्रामीण मुखबिरों की मदद से 1 किलो चरस के साथ निखली खरपट्टा निवासी 55 वर्षीय गोपाल राम को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के का कहना है कि नशा मुक्त अभियान के तहत बागेश्वर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। देखिए, 2025 तक नशा मुक्त देवभूमि अभियान प्रशासन द्वारा माननीय पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें बागेश्वर पुलिस द्वारा
एसओजी और थाना कपकोट की संयुक्त टीम द्वारा एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए लगभग 1.122 kg चरस के साथ एक अभियुक्त को थाना कपकोट क्षेत्र अंतर्गत हमने गिरफ्तार किया है। इसमें सीओ कपकोट के कुशल नेतृत्व में पर्यवेक्षण में एसओजी और थाना कपकोट की पूरी टीम ने बहुत ही अच्छे से काम करते हुए कृपाल राम, ये निवासी मिखिला खलपट्टा थाना कपकोट का निवासी है, लगभग 55 साल का है, इसको हमने गिरफ्तार किया है। इस पूरी टीम में एसआई जीवन सिंह सामंत, एसओजी से राजू, संतोष, भुवन, रमेश, राजेंद्र कुमार, ये पूरी टीम इसमें शामिल थी। इस पूरी टीम को इस कार्रवाई के लिए 1000 रुपए की नगद राशि भी मैं पुरस्कृत करता हूँ। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।